Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम 11th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक के मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर कर रहे हैं और ये उसका पार्ट 2 है। जो स्टूडेंट्स नए से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि इसके प्रीवियस पार्ट्स ओके और बाकी के सारे चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड के आपको मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पे मिल जाएंगे। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया गया है। ऑलराइट, अनदर थिंग इज कि 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक मेरे क्लासेस शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो जो स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, इंडिविजुअल या ग्रुप ट्यूशंस। अगर पूरा सिलेबस नहीं लेना है तो आप चैप्टर वाइज या ओनली डाउट सॉल्विंग टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो आप ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नीट दे रहे हैं वो डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं और आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई गारंटी यू कि आपके स्कोर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारे आगे के नोटिफिकेशंस जो है वो मिल जाएंगे। करेक्ट है। सो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट। ये वाला जो पेज मैंने किया था इसके पहले एक टेबल था जो मैंने आपको नहीं करवाया है, तो वो टेबल एक बार ज़रा देख लेते हैं। ये वाला ब्लू टेबल, ओके सॉरी। तो मूवमेंट के बेसिस पर मतलब किस तरीके की मूवमेंट होती है, ऑलराइट, उस बेसिस पर हम स्ट्राइटेड मसल्स को 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, वो कौन से मसल्स हुए? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट एगोनिस्ट को हम बोलते हैं प्राइम मूवर्स, है ना, दूसरा नाम है उनका। प्राइम मूवर मतलब सबसे पहला मूवमेंट करने वाला। जो पर्टिकुलर पार्ट का फर्स्ट मूवमेंट या इनिशियल मूवमेंट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हाथ उठाना है तो पहले उठाना है ना, ऐसे तो वो ऐसे ही पड़ा है साइड में या टेबल पे रखा है तो ऐसे ही रखा है ना। तो जो मूवमेंट की शुरुआती मसल होती है, जो फर्स्ट मूवमेंट करवाता है, वो होता है एगोनिस्टिक मसल। इन द केस ऑफ योर हैंड्स आपका एगोनिस्ट होता है बाइसेप, है ना। फिर आपका आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट एक्शन, प्राइम मूवर से ऑपोजिट, है ना, प्राइम मूवर से ऑपोजिट एक्शन। तो अगर प्राइम मूवर आपका हाथ ऊपर कर रहा है तो एंटागोनिस्ट आपका हाथ जो है नीचे कर रहा है, ऑपोजिट टू द प्राइम मूवर। फॉर एग्जाम्पल द ट्राइसेप मसल्स। करेक्ट है। और लास्ट टाइप होता है सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके प्राइम मूवर्स को मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप की मदद करना, है ना, या कोई भी एगोनिस्टिक मसल की मदद जो करता है। एक एग्जाम्पल है ब्रैकियालिस, है ना। ब्रैकियालिस मसल जो है ये आपके बाइसेप्स को मदद करता है जोड़े के साइड को ऊपर की तरफ करने में या आपके हाथ के बोन को आगे या ऊपर खींचने में। करेक्ट है। सो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मूवमेंट 3 तरीके के स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड स्मूथ नहीं, स्ट्राइटेड मसल्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और सिनर्जिस्ट। स्ट्राइटेड मसल को हम ऑल्सो स्केलेटल मसल बोलते हैं। राइट, तो टर्म्स को हमेशा माइंड में रखिए एंड कंफ्यूज मत होइए। करेक्ट है। दे आर ओनली जस्ट टर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम एक ही चीज के लिए यूज करते हैं क्योंकि साइंस में वो जरूरी होता है, हमें डिस्क्रिप्शंस जो है उसको परफेक्टली देने होते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। बस नए वर्ड्स हैं तो उनको सीख लो, थोड़ा मजा आएगा, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा, है ना। ओके, अभी हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। राइट, इसके पहले हमने कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट और मसल की मूवमेंट पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। अब देखते हैं कि एक्चुअली मसल का मूवमेंट होता कैसे है। मतलब हमने बोल तो दिया हाथ ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स, बट एक्चुअली होता क्या है। राइट, तो मसल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन के। एक होता है मायोसिन फिलामेंट और दूसरा होता है एक्टिन फिलामेंट। करेक्ट। मायोसिन की बात करते हैं। मायोसिन का फिलामेंट, हर फिलामेंट एक पॉलीमरिक प्रोटीन है। करेक्ट है, पॉलीमर्स है तो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। अब ये जो छोटे मोनोमेरिक प्रोटीन्स है ना जो मिलके मायोसिन को बनाते हैं, इन छोटे प्रोटीन्स को हम कहते हैं मीरोमायोसिन्स। मीरोमायोसिन्स, ओके। तो बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स एक साथ में जुड़कर, ओके, एक थिक फिलामेंट देते हैं। उस फिलामेंट को हम कहते हैं मायोसिन और इंडिविजुअल प्रोटीन को कहते हैं मीरोमायोसिन, है ना। अब आगे देखते हैं थोड़ा।
जो आपका मायोसिन का मॉलिक्यूल है ना, उसमें 2 हेवी चेन्स हैं। हेवी मतलब बड़े मॉलिक्यूलर वेट के, है ना, हेवी थिक चेन्स, ठीक है। हेवी मीरोमायोसिन करके एक होता है ना, दिस इज कॉल्ड द HMM। तो ये दोनों चेन्स का नाम होता है हेवी मीरोमायोसिन। और ये 2 चेन है ना, आपस में ऐसे कॉइल्ड होते हैं, जैसे कि 2 सांप हो। ये आपका जो DNA का स्ट्रक्चर है ना, एक डबल हेलिक्स बनता है, तो वो राउंड 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 दोनों के घूम घूम के एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। करेक्ट है। अब चेन का एक एंड जो है ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, और इस बाहर के जो हिस्से को हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? ये जो बाहरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। करेक्ट है। तो ये एक्टिन फिलामेंट है। एक मिनट। ये करेक्ट है। तो ये देखिए, ये दोनों चेन्स कैसे ट्विस्टेड ट्विस्टेड हैं, है ना, और ये ऊपर का पार्ट है। करेक्ट है। तो ये है ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। नाउ क्रॉस ब्रिज का जो एंडिंग पार्ट है, तो ये पार्ट क्रॉस ब्रिज है, देखिए ऊपर की तरफ कैसे फैला हुआ है ये, है ना। तो ये डबल हेलिक्स, 2 चेन्स, हेवी मीरोमायोसिन, है ना, राउंड राउंड 2, मैंने बोला था ना स्नेक्स के जैसे। एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर देखो स्नेक के जैसे ही दिखता है। ये स्नेक का हेड, ये उसका नेक रीजन, और ये उसका टेल, ऐसे याद रखिए तो भी चलेगा। तो ये जो टेल है ये बेसिकली हेवी मीरोमायोसिन के 2 मोटे मोटे प्रोटीन्स हैं जो आपस में से कनेक्ट होते हैं। उनका जो एंड है ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, ये होता है क्रॉस ब्रिज एरिया। और क्रॉस ब्रिज का जो एंड है इसको वापस से फोल्ड करके एक मोटा ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनता है। ओके, जिसको हम कहते हैं हेड। ये देखिए ये हेड है ना। अब दोनों हेड्स के साथ में एक लाइट या 2 लाइट चेन प्रोटीन्स एसोसिएटेड रहते हैं। तो 2 चेन्स हैवी जो टेल बनाते हैं। दो दो लाइट चेन्स मतलब टोटल 4 लाइट चेन्स मतलब ये प्रोटीन के ही चेन्स हैं, लेकिन ये वेट में हल्के हैं। इनको हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन या LMM। तो 4 LMMs इन दोनों हेड्स के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे, एक सर के साथ 2, एक सर के साथ 2। ठीक है। मायोसिन का जो हेड पार्ट है ना, ये जो हेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है क्या करता है? ये ATP के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है। अब आपको पता है कि जब भी आप मस्कुलर मूवमेंट करते हैं तो आपके मसल एग्जैक्टली इसकी एनर्जी लाती कहाँ से है? ऑब्वियसली वो ATP को ब्रेक करती होगी, है ना। तो ATP को ब्रेक करने के लिए कोई तो हिस्सा चाहिए ना हमें। कौन सा हिस्सा है? हेड रीजन। तो हेड रीजन में ATPase एक्टिविटी है जो ATP मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है, और वहां से एनर्जी वो यूटिलाइज कर सकता है। करेक्ट है। मसल के सारे प्रोटीन्स को अगर हम परसेंटेज निकाले तो 55% जो है उसमें से मायोसिन निकलेगा। करेक्ट है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे यूनिट्स को जब भी हम अरेंज करते हैं तो आपका एक मसल का फाइबर बनता है ना। मायोसिन टेल्स आर अरेंज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेर। तो जितने भी टेल्स हैं ये बिल्कुल सेंटर में जाते हैं सार्कोमेरिक फाइबर के, जिनके लिए ये टर्म्स अलग हैं, सार्कोमेर वगैरह। एनिमल टिश्यूज प्लीज स्टडी कीजिए, वहां पे हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। हेड्स जो हैं ये बाहर की तरफ घूमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको ATP को ब्रेक करना है ना। तो ATP का मॉलिक्यूल तो बाहर घूम रहा है, तो उसको पकड़ के ब्रेक करना है, तो हेड को बाहर की तरफ होना चाहिए, है ना। और ये सारा जो इतना थिक बैंड बन रहा है ये है आपका मायोफिलामेंटस बैंड, है ना। पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। राइट, बहुत इजी है। 2 हैवी चेन्स आपस में टेल बना रहे हैं, फिर एक थोड़ा सा हिस्सा है जो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, ये है आपका जो है क्रॉस ब्रिज रीजन, है ना। फिर हेड्स हैं, ये दोनों हेड्स 2 लाइट चेन के साथ में कनेक्टेड दिखाते हैं। तो टोटल कितने प्रोटीन चेन्स हैं? 2 हैवी चेन्स, 4 लाइट चेन्स। करेक्ट है। अब बहुत सारे ये जो हैं फाइबर्स ये अटैच होते हैं और एक बड़ा मायोफिलामेंट बनाते हैं। उसमें मायोसिन के टेल्स होते हैं अंदर की तरफ और हेड्स होते हैं बाहर की तरफ। हेड में ATPase एक्टिविटी है, तो वो ATP को ब्रेक करता है, एनर्जी को रिलीज करता है,
और उस एनर्जी को वो कॉन्ट्रैक्शन में यूज करता है ना? बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल है, करेक्ट। अब आते हैं एक्टिन फिलामेंट पे, है ना? एक्टिन भी एक और तरीके का कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने वाला प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकता है, छोटा हो सकता है साइज में। अब इसके होते हैं 3 अलग अलग कंपोनेंट्स, है ना? लेट्स सी व्हाट दोस कंपोनेंट्स आर। ठीक है, यहाँ पे है एक्टिन का जो डायग्राम। अब इसमें है फर्स्ट एक एफ एक्टिन, है ना? एफ एक्टिन एक्टिन फिलामेंट का बैकबोन है, ये इसका बेसिक ढांचा है। अगेन ये देखिए डबल स्टैंडर्ड प्रोटीन है ना? तो डबल स्टैंडिंग जो है ये कॉमन फीचर है आपके एक्टिन एंड मायोसिन में, ये स्ट्रेंथ देता है सिस्टम को। अब हर एक स्ट्रैंड में अगेन पॉलीमराइज है, तो पॉलीमर्स है तो मोनोमेरिक यूनिट होनी चाहिए, है ना? तो एक्टिन का मोनोमर क्या? जी एक्टिन। तो ये जो छोटे छोटे आपको गोलाकार स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये है जी एक्टिन, और ये बड़ा सा जो है दिस इज द एक्चुअल एफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक एडीपी का मॉलिक्यूल हर जी एक्टिन मॉलिक्यूल को अटैच्ड होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। ओके, एफ एक्टिन ढांचा बनाता है एक्टिन फिलामेंट का, ये डबल स्टैंडर्ड प्रोटीन है, पॉलीमेरिक प्रोटीन है, तो उसके मोनोमर्स का नाम है जी एक्टिन। बहुत सारे जी एक्टिन जुड़ते हैं तब जाके आपका एक एफ एक्टिन का वन साइड का फिलामेंट बनता है, ऐसे 2 बनते हैं और वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। हर जी एक्टिन मॉलिक्यूल को एक एडीपी मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है ना? सिंपल स्ट्रक्चर। सेकेंड पार्ट है ट्रोपोमायोसिन। सो हम एक्टिन फिलामेंट को स्टडी कर रहे हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये बेसिक ढांचा है, फिर आता है ट्रोपोनिन। देखिए ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो छोटे से हिस्से हैं ये है ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन क्या है? ये ट्रोपोनिन है। ट्रोपोमायोसिन इज दिस लॉन्ग फिलामेंट। ओके सॉरी, ट्रोपोमायोसिन ये लंबा ब्राउन कलर का फिलामेंट है। तो ट्रोपोमायोसिन एग्जैक्टली क्या है? ट्रोपोमायोसिन मतलब एक्टिन के फिलामेंट में 2 एडिशनल प्रोटीन के स्ट्रैंड्स हैं, ये भी पॉलीमर्स हैं और इनका मोनोमर होता है ट्रोपोमायोसिन। सो ये एडिशनल फिलामेंट्स ट्रोपोमायोसिन के पॉलीमर्स हैं। हर स्ट्रैंड लूजली अटैच्ड होता है एक एफ एक्टिन के साथ में, करेक्ट? तो ये एक एफ एक्टिन है, ये एक एफ एक्टिन है, इसके साथ में एक स्ट्रैंड अटैच होगा, इसके साथ में एक स्ट्रैंड अटैच होगा। तो ऐसे 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ऊपर के स्ट्रैंड में अटैचमेंट, एक नीचे के स्ट्रैंड में अटैचमेंट दिखाता है ना? जब आपका मसल रेस्ट कर रहा है ना, तब उस टाइम पे उसको एटीपी की जरूरत है क्या? अभी आप सो रहे हैं या मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आराम से बैठे हैं, क्या अभी आपको एटीपी तोड़ने की जरूरत है? नॉट रियली, है ना? अगर आप लिख रहे हैं तो शायद आपके हाथों को जरूरत है, लेकिन पैर तो रेस्टिंग स्टेज में है। तो इस टाइम पे आपका ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन ओके एक्टिव साइट को कवर करता है एक्टिन के स्ट्रैंड पे, किस चीज के लिए? ताकि वो मायोसिन को बाइंड ना कर सके। एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग, है ना, जैसे आप अभी आगे स्टडी करेंगे, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन जब बाइंड होते हैं तभी आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अभी आपको जरूरत नहीं है, तो ट्रोपोमायोसिन इस बाइंडिंग साइट को कवर कर देता है ताकि अभी आपका मसल रेस्ट में है, अभी हमें कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 3 अलग अलग ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोब्यूलर मतलब राउंडेड प्रोटीन्स, उनकी शेप राउंड शेप या स्फेरिकल शेप है। तो 3 प्रोटीन्स हैं, ओके, जो अटैचमेंट दिखाते हैं अप्रोक्सीमेटली 2/3 हिस्सा पे, ओके, हर ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल पे। तो ट्रोपोमायोसिन का अगर आप मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका 2/3 आप कर लेंगे, तो वहां वहां आपको एक ट्रोपोनिन की मॉलिक्यूल मिलेगी, करेक्ट है? ट्रोपोनिन को है ना बहुत अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, ओके, 3 चीजों के लिए। एक एक्टिन के साथ में वो एफिनिटी दिखाता है, बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ भी वो एफिनिटी दिखाता है, और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम, है ना? तो तीनों चीजों के साथ आपका ट्रोपोनिन जो है वो अच्छे से एफिनिटी दिखाता है और बाइंड करता है। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के साथ में अटैच करता है, राइट? और क्योंकि आपका ये जो ट्रोपोनिन है
ये कैल्शियम के साथ में भी बाइंडिंग दिखाता है। तो चांसेस ये है कि इस पूरे मस्कुलर मूवमेंट के लिए कैल्शियम की बहुत अहम रोल है। ओके, और कैल्शियम जो है इस कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन, आपके हाथ रखे हुए हैं, अभी हाथ ऊपर की तरफ आप कीजिए, है ना। इसमें आपने एक्चुअली क्या किया, आपका ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन सबके बीच में आपने एक जो है कनेक्शन इनिशिएट किया। ओके, बाइंडिंग शुरू हो गई, एटीपी ब्रेक हो गया, और कैल्शियम ने इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया। मानना थोड़ा डिफिकल्ट है ना कि इतना छोटा सा मूवमेंट में इतना सब कुछ हो गया, बट दैट इज व्हाट हैपेंस, है ना। और इसी तरीके से आपके मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। करेक्ट है। आई होप स्ट्रक्चरली आप क्लियर है। स्ट्रक्चर पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैकेनिज्म पे आइए आगे, है ना। ओके, अब आते हैं मैकेनिज्म, मतलब एक्चुअली मसल कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है। तो अभी बहुत सारे थियोरीज दिए गए हैं। ओके, अगर आप स्टडी करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के कई सारे थियोरीज हैं। ओके, सबसे अच्छा जो थियोरी है जो सारे प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है ना, सारी मॉलिक्यूल्स का रोल एल्यूसिडेट अच्छे से करता है, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी, जिसको दिया था एच ई हक्सली और ए एफ हक्सली ने। ठीक है, इसको ऑल्सो कहते हैं वॉक अलोंग थियोरी, यानी रास्ते पर चलना, वॉकिंग, या तो रैचेट थियोरी। ऑलराइट, अब इस थियोरी के अनुसार जो इंटरैक्शन होती है ना, एक्टिन और मायोसिन के बीच में, ये इंटरैक्शन बेसिक कारण है कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता क्यों है। अगर एक्टिन और मायोसिन आपस में नहीं इंटीग्रेट होते, नहीं इंटरैक्ट करते, तो आपका मसल जो है उस तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। करेक्ट है। एक्टिन फिलामेंट इंटरडिजिटेड होते हैं मायोसिन के साथ। इंटरडिजिट मतलब क्या? ओके, अभी हम एक काम करेंगे, आपके दोनों हथेलियों को आपके हाथ के सामने रखिए और सारे उंगलियों को फैला दीजिए। करेक्ट है। और अभी क्या कीजिए, आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के उंगलियों के बीच में जो स्पेस है उसमें दूसरे हाथ की उंगलियों को अंदर फिक्स कर दीजिए। करेक्ट है। ये जो है आपके दोनों हाथ ऐसे फिक्स्ड होंगे और आपके फिंगर्स एक दूसरे के अंदर होंगे, लेफ्ट और राइट हैंड के गैप्स के बीच में। इसको हम कहते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन मतलब क्रॉसिंग दो चीजों का, या आपस में दोनों का मिलना। ओके, गैप्स के थ्रू। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ में इसी तरीके से मिलते हैं जैसे आपके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिली हुई अभी। ठीक है, अभी देखिए, आपके मायोसिन का जो सर है, द हेड पार्ट है ना, ये हेड याद है, ये हेड पार्ट है ना, ये एक्टिन के बैकबोन से ओके जुड़ा हुआ है। कैसे? एक क्रॉस ब्रिज बनता है, और ये क्रॉस ब्रिज एक हिंज जॉइंट जैसे काम करता है ना। जैसे आपका दरवाजा आगे पीछे घूमता है ओके उसके जॉइंट पे, वैसे ही आपका हेड जो है ना, ये अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट में टिल्ट कर सकता है। अब ये मूवमेंट जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो अगर सर को अंदर बाहर मूव करना है तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी का मतलब है एटीपी, है ना। तो ये एक एक्टिव मूवमेंट प्रोसेस है जहां पे आपका हेड प्रोटीन अंदर के बाहर की तरफ मूवमेंट दिखाता है। ओके, और यहाँ पे हमें एटीपी खर्च करना पड़ता है। करेक्ट है। मायोसिन के हेड में है एटीपीएस एक्शन, ये आपने ऑलरेडी देखा है लास्ट टाइम। करेक्ट। तो ये कैसे करता है डिराइव एनर्जी? ये एनर्जी डिराइव करता है एटीपी के ब्रेकडाउन से। तो एटीपी का मॉलिक्यूल वो तोड़ता है, उसमें से एनर्जी बाहर निकलता है, और उस एनर्जी को यूज होता है ये मायोसिन का हेड आगे पीछे करने में। ठीक है, प्रोसेस को अच्छे से समझिए। करेक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्शन के वक्त होता क्या है, मायोसिन का जो सर है ना, ये एक्टिन के एक्टिव साइट फिलामेंट्स के ऊपर कनेक्ट होता है, अटैच हो जाता है, और ये इनको अंदर की तरफ खींचता है। जब ये खींचता है तो एक्टिन का फिलामेंट मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर स्लाइड या स्लिप होते हुए चला जाता है। करेक्ट है। इसको समझने का एक इजी तरीका, अगर आपके पास दो स्केल्स हैं, रूलर है ना, स्केल प्लास्टिक का, स्टील का, तो दोनों स्केल को रखिए एक दूसरे के ऊपर, है ना। नीचे के स्केल को फिक्स पोजीशन में रखिए और ऊपर के स्केल को पीछे के तरफ पुश कीजिए।
वही मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। जो आपका ऊपर का स्केल है ये एक्टिन है, नीचे का स्केल है मायोसिन, ओके, और ये मायोसिन का हेड है। तो हेड क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में हेड आपके एक्टिन के बैकबोन के साथ में बाइंड हो रहा है। ये देखिए ब्लू हिस्सा ये बैकबोन ही है ना, ठीक है। हेड ने बाइंड किया, ओके, वहां पे फिर वो एटीपी को ब्रेक करता है। जब वो ब्रेक करता है, हेड का मसल थोड़े से पीछे की तरफ पुश होता है, और उसी टाइम पे आपका ये एक्टिन जो है ये इस तरफ खींचा जाता है लेफ्ट साइड को। तो ये लेफ्ट स्लाइड होता है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड होता रहेगा, करेक्ट है। एटीपी खर्च होगा, ये सेपरेट हो जाता है। अगेन आपको अगर जोड़ना है तो वापस से सेकेंड प्रोसेस में ये जुड़ेगा, अगेन एटीपी ब्रेक होगा, अगेन ये मूव होगा, और इस प्रोसेस को कंटिन्यूएशन करते करते आपका मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, ओके। तो एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, करेक्ट है, स्लाइड हो रहा है। अब देखिए मैकेनिज्म कंट्रोल कैसे होता है ना, यहाँ पे देखते हैं। पहले आपके मोटर नर्व से आता है इम्पल्स, तो कैसे समझने का इसको, ओके। मैं आपको अभी बोलती हूँ कि बेटा पेन उठाओ, तो इमिजिएटली आपके ब्रेन ने उस इंस्ट्रक्शन को समझ लिया और आपका हाथ बढ़ेगा पेन की तरफ, ओके। ये बढ़ने का इम्पल्स या ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ से आया, आपके मोटर के न्यूरॉन से, मोटर नर्व से, है ना। तो मोटर नर्व ने इम्पल्स दिया, उस इम्पल्स का जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपके टी ट्यूब्यूल में या आपके मसल के अंदर जो है वो जनरेट हुआ, ओके। ये टी ट्यूब्यूल कहाँ पर है, मसल में है, वो देखेंगे हम अभी, ठीक है। ये जो मसल है ये कैल्शियम रिलीज करेगा सार्कोप्लाज्म के अंदर। जिनको सार्कोप्लाज्म पता नहीं या याद नहीं, प्लीज एनिमल टिश्यूज में स्केलेटल मसल स्टडी कीजिए, ओके। अब क्योंकि ये सब रिलीज होता है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मेशन में चेंज होता है, और एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स है वो होते हैं, खुल जाते हैं। याद है आपको, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमिन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव को कवर करता है। तो जब भी उसको इम्पल्स मिलता है तो वो एक्टिन फिलामेंट्स जो है उसके एक्टिव साइट को अनकवर करता है, ओपन कर देता है। फिर मायोसिन का सर आ जाएगा बीच में और वो एटीपी को ब्रेक करेगा, उसमें से सो मिलेगी एनर्जी। जब एनर्जी मिलेगी तो मायोसिन का सर एक्टिन के ऊपर के एक्टिव साइट्स के ऊपर बाइंड करेगी और आपको मिलेगा एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। फिर सर पीछे की तरफ टिल्ट होगा, टिल्ट मतलब पीछे जाना, है ना, एक साइड पे जाना। तो आप अपने सर को पीछे की तरफ फेंकिए जरा, वो होता है टिल्टिंग। तो जब मायोसिन अपना सर पीछे फेंकता है तो ऊपर जो स्टक एक्टिन फिलामेंट है वो पीछे की तरफ खींचा जाता है ना। एक्टिन का फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, वैसे ही जैसे आपके दो स्केल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे। और आपका पूरा मसल जब सारे फिलामेंट्स, मानिए हजारों फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका हाथ पेन की तरफ जाके पेन को पकड़ लेता है, करेक्ट है। ये हो गया ओवरऑल मैकेनिज्म आपके मस्कुलर मूवमेंट का, है ना। अब फिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे मसल रिलैक्स हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, है ना। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने किसी चीज को मिस नहीं किया है, ओके। तो वंस अगेन ये प्रोसेस अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पर है, देखिए। फर्स्ट, ओके, एटीपी की हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे बाइंडिंग हो गई, है ना, हेड की बाइंडिंग हो गई, एडीपी पीआई रिलीज हो गया। फिर एडीपी के साथ के, एडीपी अभी भी यहाँ अटैच्ड है, ओके। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ क्योंकि आपने एटीपी को ब्रेक किया, एक फॉस्फोरस निकाल दिया, है ना। यहाँ पे बाइंड हुआ एक्टिन को मायोसिन, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बना। फिर हेड पीछे की तरफ टिल्ट हुआ, देखिए सर को पीछे फेंका, है ना, मायोसिन ने, एक्टिन यहाँ की तरफ खींचा गया, मूवमेंट हुई। फिर वापस से एटीपी यहाँ पे अटैच हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स रिलीज हो गया, ओके। अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होगा ना, अगेन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है वापस एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, ओके। हेड यहाँ पे बाइंड करेगा एंड द होल प्रोसेस विल स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो है अचीव करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। अब हम आते हैं फिजियोलॉजी पे, राइट।
फिजियोलॉजी ऑफ रिलैक्सेशन। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्शन की बात। अब अगर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका रिलैक्स होना भी तो बहुत जरूरी है। तो जब मसल रिलैक्स होता है ना, एक्टिव साइट्स ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के कॉम्प्लेक्स के साथ में ढके हुए रहते हैं। क्योंकि ये ढके हुए हैं वहां पर, तो मायोसिन इधर बाइंडिंग नहीं दिखा सकती है एक्टिव साइट के साथ में एक्टिन के, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स अगर मसल के फाइबर के ऊपर ओके अटैच्ड है तो वहां पे एक्टिन का एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाता है और मायोसिन का बाइंडिंग नहीं हो सकता। अगर वो बाइंडिंग नहीं होगा ओके तभी तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपका मसल जो है वो रेस्ट स्टेट में या स्लीपिंग स्टेट में रहेगा। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ब्रेन ने कोई इंपल्स दे दी कि अभी आपको कुछ करना है, करेक्ट है, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई, राइट, मसल में मोटर एंड प्लेट के द्वारा, तो क्या होगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये मायोफाइब्रिल के सार्कोलेमा के अंदर फैलेगा। ओके। और जैसे जैसे ये फैलेगा, जो ट्यूब्यूल्स हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं, ओके, वो ट्यूब्यूल्स बहुत सारा कैल्शियम आयन रिलीज करेगा सार्कोप्लाज्म के अंदर। तो पहले क्या हुआ, पोटेंशियल आया, ओके, जो हमने अभी यहाँ पे फिगर देखा ना, ये वाला फिगर, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो पहले एक्शन पोटेंशियल आया, है ना, आपके मोटर न्यूरॉन एंड प्लेट से, फिर वो सार्कोलेमा में स्प्रेड हुआ, वो सिग्नल सार्कोलेमा में गया, फिर सार्कोलेमा के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, बहुत सारा कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म के अंदर रिलीज करते हैं। अब ये कैल्शियम आयन क्या करता है, कैल्शियम आयन जाता है और जाके ट्रोपोनिन के साथ में इंटरैक्शन करता है। अब इस इंटरैक्शन के कारण ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनएक्टिव, उसका काम बंद हो जाता है। जब ये बंद होगा तो ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर होगा चेंज। जब ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर होता है चेंज, तब ये एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से निकल जाता है। आपको याद है पहले वो कवर्ड था ना एक्टिन का साइट, अभी उसके हिस्से का कवरिंग या जो टोपी है वो निकल गई है, वो टोपी ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रक्चर चेंज की वजह से निकल गई। अब आपका एक्टिव साइट ओके खुल गया, अनकवर हो गया। अब आगे का प्रोसेस इजी है। मायोसिन का सर जो है एटीपी को कट करता है, उसमें से एनर्जी निकालता है। इस एनर्जी को लेकर के मायोसिन अनकवर्ड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन पे जाके अटैचमेंट दिखाता है ना, और क्या बन जाता है, बन जाता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। करेक्ट है। इस एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के वजह से अभी मायोसिन का सर पीछे की तरफ झुकेगा, अटैच्ड एक्टिन को वो इनवर्ड खींचेगा और मसल स्लाइड होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगा। करेक्ट। इज दिस अंडरस्टूड, राइट, इज दिस अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। ठीक है। ओके। डायग्राम उन्होंने दिखाया है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये थिन फिलामेंट्स जो हैं पतले वाले, ये हैं एक्टिन, और ये मोटे वाले जो हैं ये हैं मायोसिन। ओके। सो देखिए जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऑल राइट, तो कैसे ये जो पार्ट्स है ये कैसे ओके नजदीक आ जाते हैं, फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये साइकिल बार 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 जो है ये कनेक्ट हो रहा है। ये जो पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है ना, ये जो ब्लू लाइंस हैं ये बाजू बाजू में दिख रहे हैं ना, तो आपने खींच दिया है तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्सेशन है। देखिए ये लाइंस दूर चले गए, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन का सिंबल। ठीक है। तो ये हो गया रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स। ठीक है। अब जब रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, करेक्ट, तो सारे जो प्रोसेसेस हैं, एक मिनट मैं जरा चेक कर लेती हूँ कि मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, हाँ समझा दी हैं यहाँ पे। ओके फाइन, आगे जाते हैं। जब मसल्स आपके रिलैक्स होते हैं तो जितने भी कॉन्ट्रैक्शन वाले इवेंट्स हैं ना वो रिवर्स में चलते हैं। करेक्ट है। जब भी आपका एक्शन पोटेंशियल स्टॉप होता है तो आपको पेन उठाना था, आपने उठा दिया, लिखना था लिख दिया, अभी आपका वो स्टिमुलेशन खत्म हो गया, लिख के हो गया है। अब क्या होगा, ओके, एक्टोमायोसिन के कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपके मसल को मूव नहीं करना है, अभी रिलैक्स होना है। तो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जब तक बनी हुई रहेगी तब तक कॉन्ट्रैक्शन होगा।
जब वो ब्रेक हो जाएगा तभी ऑटोमेटिकली मायोसिन का सर भी डिटैच हो जाएगा एक्टिन के फिलामेंट से। अब इस प्रोसेस में भी आपको एटीपी लगेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम इतना सारा कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो गया था, ये सब वापस ट्यूब्यूल को लौट जाएंगे। ये सारे प्रोसेसेस भी एक्टिव प्रोसेसेस है। प्लीज नोट कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन बंद करना है, रिलैक्सेशन की तरफ आना है, उस टाइम पर भी आपको एटीपी खर्च करना है, और जब आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है तभी तो करना ही है एटीपी को खर्च, है ना। तो दोनों प्रोसेसेस आर एक्टिव प्रोसेसेस, प्लीज रिमेंबर। क्योंकि आपके कैल्शियम आयंस गायब हो गए, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स वापस से बन जाता है। वापस से बन के, है ना, ये एक्टिन के एक्टिव साइट्स को जाके ढक देता है। अगेन आप ओरिजिनल स्टेट पे आ गए, क्योंकि एक्टिन की एक्टिव साइट ढक गई है। अब मायोसिन वापस सेकेंड टाइम तब तक नहीं एक्ट कर सकता जब तक वापस से कोई सिग्नल नहीं आता, वापस कैल्शियम रिलीज नहीं होता, वापस वो जाके ट्रोपोनिन के साथ में कनेक्ट नहीं होता। करेक्ट है। तो सारा इंटरैक्शन बंद, एक्टिन के फिलामेंट्स नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न आते हैं और मसल आपका होता है रिलैक्स, है ना। कॉन्ट्रैक्शन के जैसे ही रिलैक्सेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस है। करेक्ट है। प्लीज रिमेंबर। इज दिस क्लियर? अब एक स्पेशल केस देखते हैं, व्हाट इज ऑक्सीजन डेट। ऑक्सीजन डेट मतलब ऑक्सीजन की कमी होना बॉडी में, है ना। तो अगर ऑक्सीजन डेट होती है ना, तो जब भी हम ऑक्सीजन को वापस डाल देते हैं, तो जो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेट के कारण बन गई है आपके सिस्टम में, उसको हम तोड़ देते हैं। ओके। जब ऑक्सीजन की डेट होती है तो हमारे मसल्स की क्रिएटिनिन प्रोटीन जो है कम हो जाती है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, एटीपी भी कम हो जाती है। तो जब हम वापस से ब्रीद इन करते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो जो भी लैक्टिक एसिड बन गई है उसको ब्रेक करके हम वापस मसल के क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड एटीपी को रिस्टोर करते हैं, है ना। ऑक्सीजन की डेट या लैक्टिक एसिड बिल्डअप कब होता है, ओके, वो आपको देखने के लिए वापस से एनिमल टिश्यूज में जाना पड़ेगा, राइट। जब मसल की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, ग्लूकोज होता है बहुत कम, और या ऑक्सीजन होता है बहुत कम, तो क्या होता है, ग्लूकोज देता है एसिड, है ना, और वो एसिड होता है लैक्टिक एसिड। जब वो जमा होता है आपके मसल्स में पेन होगा। तो अगर आप सडनली एक्सरसाइज करते हैं, सडनली भागते हैं, सडनली कोई वेट उठाते हैं, तो हाथ पैर के मसल्स दर्द करते हैं ना, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। करेक्ट। अब आते हैं और एक कंपोनेंट पे और एक कंसेप्ट पे जिसका नाम है रिगर मोर्टिस, ठीक है। जनरली जब किसी पर्सन की डेथ होती है, मौत हो जाती है, तो उसके कुछ घंटे बाद, है ना, उस डेड बॉडी के जो मसल्स हैं वो बिल्कुल कड़क हो जाते हैं या स्टिफेंड हो जाते हैं। मरने के बाद के मस्कुलर स्टिफनिंग को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। रिगर मतलब टाइट होना या रिजिड होना या स्टिफ होना, मोर्टिस मतलब डेथ। ओके। तो कुछ टाइम अगर हमें, मतलब जो फोरेंसिक डॉक्टर्स हैं, वो अगर रिगर मोर्टिस को स्टडी करते हैं, तो उनको पता चलता है कि अगर किसी पर्सन का मर्डर हुआ है तो कितने घंटों के बाद उनकी डेथ हुई है, वो पता चल जाता है। ओके। आफ्टर डेथ, राइट, फ्रेश सप्लाई ऑफ एटीपी तो मिलेगी ही नहीं ना, क्योंकि बॉडी की सारी एसेंशियल एक्टिविटीज बंद हो गए। तो ऑब्वियसली, है ना, आपको एटीपी की सप्लाई तो मिलेगी ही नहीं। तो एक बार जैसे एटीपी खत्म, डेथ हो गई, बॉडी का सारा रिएक्शन खत्म, एक्टिन मायोसिन की डिटैचमेंट होती ही नहीं है। अगर डिटैचमेंट नहीं होगा तो रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो दैट मीन्स एक डेड बॉडी के मसल्स परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। ठीक है, इसको हमें याद करना है। ओके। अभी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर है। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज करते हैं मसल के, जब भी हम उनको इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट या इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं। ठीक है। सिंगल मसल ट्विच, है ना। अभी अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टार्ट सिर्फ एक छोटे से स्टिमुलेशन से, मतलब आपने थोड़ा सा एक करंट दे दिया मसल को और उसको सिंगल थोड़े के लिए आपने स्टिमुलेशन किया, तो आपका मसल थोड़ा सा हिलेगा, ऐसे झटका, स्लाइट छोटा सा झटका। छोटा झटका मतलब ट्विचिंग। ट्विचिंग होता है 3 स्टेजेस में। एक लेटेंट या सोने वाला पीरियड होता है जहां मसल कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं है। फिर एक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है जहां आपको वो झटका लगता है। फिर होता है एक रिलैक्सेशन पीरियड।
है ना, ये हो गया सिंगल मसल ट्विच, ठीक है। समेशन, अगर मैंने मसल को वापस से स्टिम्युलेट किया ट्विच खत्म होने के पहले, तो पहले मैंने एक छोटा झटका दिया, ट्विचिंग हो गई, फिर ट्विच खत्म होने के पहले मैंने वापस से उसको स्टिम्युलेट किया, तो क्या होगा, बहुत बड़ा टेंशन जनरेट हो जाएगा आपके मसल फाइबर्स में। तो पहले का मूवमेंट और आगे का सेकंड जो झटका दिया उसका मूवमेंट एडअप हो जाएगा, समेशन इफेक्ट होगी, ओके। रिपीटेड स्टिम्युलस अगर होता रहेगा तो बार बार आपका कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता रहेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया, फिर वापस से दिया, फिर वापस से दिया, देती गई, तो आपके मसल को बार बार वही स्टिमुलेशन आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ होगी इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल विच इज कॉल्ड द स्टेयरकेस फेनोमेनन। इनिशियली थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, फिर ऊपर 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 ऊपर, उतना ज्यादा मूवमेंट होता रहता है, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं टेटनस पे। अगर मान लीजिए मैंने स्टिम्युलेशन इतना जल्दी जल्दी दे दिया, मैं शॉक पे शॉक, शॉक पे शॉक, शॉक पे शॉक देती जा रही हूँ मसल को, और इतना फास्ट दे रही हूँ कि मसल को मैं रिलैक्स होने के लिए टाइम दे ही नहीं रही हूँ, तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, रिलैक्सेशन होगी नहीं। इस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं टेटनस। जी हाँ स्टूडेंट्स, टेटनस एक बीमारी तो है ही, लेकिन टेटनस को टेटनस का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि उस बीमारी में, जो कि एक बैक्टीरियम कॉज करता है, एक टॉक्सिन रिलीज होती है, और वो टॉक्सिन आपके मसल के साथ यही करती है, आपके पूरे बॉडी के मसल को वो ओनली कॉन्ट्रैक्शन 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 में फोर्स करती है, रिलैक्स होने को टाइम ही नहीं मिलता बेचारे मसल को, और पूरी बॉडी इस कदर कॉन्ट्रैक्ट होती है कि अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है, करेक्ट है। तो टेटनस बीमारी भी है और मसल का वो स्टेट भी है जहां पे कॉन्ट्रैक्शन ही सिर्फ हो रही है, रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो रही है। अब आते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड पे। एक स्टिम्युलस होने के बाद, ओके, अगर मसल फाइबर दूसरे स्टिम्युलस को इमीडिएटली रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो आपने वन स्टिम्युलस दिया, मसल फाइबर को थोड़ा टाइम लगेगा सेकेंड स्टिम्युलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये जो रेस्टिंग पीरियड है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये अप्रोक्सीमेटली 0.02 सेकेंड्स है, बहुत ज्यादा नहीं है ना। मसल्स बहुत काम करते हैं, ज्यादा छुट्टी भी नहीं लेते, करेक्ट, ज्यादा थकते भी नहीं है, तो ओनली 0.02 सेकेंड्स आप गैप दे देंगे तो इमीडिएटली वो नेक्स्ट स्टिम्युलस को एक्ट कर सकेगा, ठीक है। फिर आता है थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। एक मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ चाहिए आपको स्टिम्युलस की। मतलब क्या, आपके ब्रेन को या आपके बॉडी को लगना चाहिए कि इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई फायदा है, नहीं तो हर छोटे छोटे सिग्नल पे अगर बॉडी घूमती रहेगी फिरती रहेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एक मिनिमम स्ट्रेंथ आपको चाहिए, एक इंटेंसिटी चाहिए स्टिमुलस की, सो दैट आपका जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो सके और आपका मसल रिस्पॉन्ड कर सके। वो मिनिमम स्ट्रेंथ को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। अब आते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। थ्रेशोल्ड के नीचे अगर आपने स्टिमुलस वैल्यू दिया तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन देगा, ओके। ये कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम फोर्स जनरेट करेगा आपके मसल में, बहुत फोर्स हो जाएगी। अब आपने थ्रेशोल्ड के ऊपर, ओके, अगर कोई वैल्यू दे दी कि मान लीजिए चलो थ्रेशोल्ड के ऊपर भी मैं और थोड़ा स्टिमुलस देती हूँ, और थोड़ा देती हूँ तो और मसल मेरा दौड़ेगा, नहीं, ओके। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के ऊपर, ओके, आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज नहीं होगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो पूरा होगा या तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले 10% कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर 20%, फिर 40%, नहीं, तो या तो होगा या तो नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ऑल और नन, या तो पूरा होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। सारे मसल्स और नर्व फाइबर्स ऑल और नन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। यू डोंट हैव अ 50% कॉन्ट्रैक्शन, 50% न्यूरॉन फाइबरिंग, नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो नर्व पूरा फायर होगा या तो नहीं होगा, या तो मसल का फाइबर पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो नहीं होगा, करेक्ट है। ऑक्सीजन डेट, जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, स्टेन्यूअस, फॉर एग्जाम्पल अभी आप बैठे आराम से लेक्चर सुन रहे हैं, शायद थोड़ा थोड़ा नींद भी आ रहा है, हाँ, और सडनली मैंने आपको बोला या मम्मी ने पीछे से चिल्लाया जाओ यहाँ से भागो कुछ लेकर आओ,
सडनली आप उठे और भागना शुरू कर दिया, क्या होगा? ओके, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई इतनी नहीं थी, आप आराम से बैठे थे, सांसें आराम से चल रही थी, ऑक्सीजन कम था। अब सडनली आपके मसल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए है, तो ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होती है, ओके, इस टाइम पे आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एनेरोबिक हो जाती है। आपका जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना, जो ग्लूकोज है, उसको ब्रेक डाउन हम एनारोबिकली करना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम है। अब एनारोबिक ब्रेकडाउन में आपको पता है क्या होता है, रेस्पिरेशन चैप्टर जिन्होंने नहीं स्टडी किया है, गो बैक टू द चैनल वीडियोस और उसमें देखिए, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो लैक्टिक एसिड जो है ये अक्यूम्युलेट होना शुरू होता है बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। अब ये लैक्टिक एसिड एटीपी कम देता है और मसल फाइबर को टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि मसल को वो ओनली कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, क्या टेटेनस जैसे, रिलैक्सेशन आसानी से नहीं अलाउ करता है। तो थोड़े टाइम भागने के बाद आप थक जाएंगे, मसल में पेन होगा, या तो मसल पकड़ लेता है जिसको हम कहते हैं क्रैम्पिंग, है ना। तो इसको कैसे सुधारने का, सडनली अगर पेन आ जाए मसल में, क्या करने का? बैठ जाने का, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मसल को मसाज करने का हाथों से, और लंबी गहरी सांसें लेने की। तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगा, रिकवरी होना शुरू होगा, ऑक्सीजन मसल के अंदर पूरा सैचुरेट होगा। आप जब रेस्टिंग स्टेट में थे, उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा जब आप अच्छे से गहरी सांसें लेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ओके, जो कंज्यूम होगा आपके थकने के बाद, थक जाने के बाद, जब भी आप रिकवरी कर रहे हैं, लंबी सांसें ले रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपकी मसल कंज्यूम करती है ना, उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेट। डेट मतलब कमतरता। तो पहले रेस्टिंग में मान लीजिए आपके पास 10 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, वो आराम से चल रहा था, फिर आपने दौड़ना शुरू किया, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी? 100 मॉलिक्यूल। आपके पास था कितना? 10 मॉलिक्यूल। आप बैठ गए पेन में और आपके लंग्स ने सांसें खींचना शुरू कर दी, तो आपने बहुत सारा ऑक्सीजन ले लिया। ओके, अभी मसल क्या करेगा, वो 100 को कवर करेगा और उसके और भी ज्यादा लेगा। तो पहले 10 था, 100 की रिक्वायरमेंट थी, तो वो 120 130 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को सैचुरेट कर लेगा। तो वो जो 20-30 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स नहीं ले लिए मसल ने, वो हो गया ऑक्सीजन डेट उस पर्टिकुलर मसल का। करेक्ट है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? है ना, काफी इजी है, आपने समझ लिया इस बात को। ओके, तो यहाँ पे हम मस्कुलर सिस्टम की बात खत्म करते हैं और मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ओके, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद हो रही है, अपने फ्रेंड्स को मदद कीजिए। ओके, जो स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है अंडरस्टैंड करने में, तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको शेयर भी करना है। अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, क्लासेस के बारे में प्लीज मत भूलिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को या आपको जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं या आपको बस डाउट सॉल्विंग करना है, तो मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।